केमिकल इक्विलिब्रियम तो आसान लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये भी इजी हो जाएगा, केमिस्ट्री में नए क्वेश्चंस नहीं बनते, तो जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से मूव करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप ऑर्गेनाइज्ड वे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लिंक्ड है सारा का सारा। लिंक्ड कैसे है मैं आपको बता दूं, हम क्या करेंगे इस पार्ट में। आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट में हम क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर के बारे में, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, इसके बाद वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या इन चारों के कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन मतलब सॉल्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट और एसिड मिक्सचर, सॉल्ट और एसिड मिक्सचर या सॉल्ट और बेस मिक्सचर। ये कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है बफर सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन के बाद इंडिकेटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इंडिकेटर भी बफर सॉल्यूशन होते हैं, कैसे बताएंगे आपको। इसके बाद पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और इन सारी चीजों को कनेक्ट करना है किससे, ऑल दीज हैव टू बी कनेक्टेड with a term known as pH value। pH वैल्यू से इन सबको कनेक्ट करके देखना है क्या है ये, हम इसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। सब कुछ pH वैल्यू के अबाउट घूमेगा। तो देखो ये थ्योरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कभी ये मत सोचना कि मुझे दिक्कत होगी। दिक्कत उस बच्चे को कभी नहीं हो सकती जो क्लास के साथ साथ घर जाके प्रैक्टिस करेगा। उसको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, चाहे वो जेई एडवांस का पेपर हो या कोई भी हो। एक एक क्लास का आप तैयार करते जाओ, एक एक क्लास का आपको लगेगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आसान है। ठीक है, तो वन बाय वन बात करेंगे, ध्यान से देखें। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिखो एक एक करके डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अ सब्सटेंस which gives ions in solution। A substance which gives ions in solution is called weak, is called, sorry, electrolyte, is called electrolyte।
जो चीज समझ में ना आए बेटा वहीं पे अनम्यूट होके आप पूछो। जो चीज आपको क्लियर नहीं होती है आप अनम्यूट करके उसी पॉइंट पे बेटा पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल है जो सॉल्यूशन में आयन प्रोवाइड करता है। ओके। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर वन वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप मान लें कि वीक ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लिख लो, एन इलेक्ट्रोलाइट which is partially ionized is called weak electrolyte. Partially ionized। तो अगर आप सॉल्ट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ए बी का सॉल्यूशन बनाएं, ए बी का सॉल्यूशन आप बनाएं, तो ये कंप्लीटली आयन फॉर्म में नहीं जाएगा। कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट इसका आयंस में जाएगा और कुछ पार्ट इसका अनआयनाइज्ड रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? अनआयनाइज्ड ए बी, कैटायन एंड एनायन। ये थ्री पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे। किसके सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे? किसके अंदर मिलेंगे ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे। अनआयनाइज्ड भी होगा और आयंस भी होंगे। ये मीनिंग है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड मतलब 40% आयनाइज्ड, 50% आयनाइज्ड, 60% आयनाइज्ड, 90% आयनाइज्ड, but never ever 100% ionized। Is the meaning of weak electrolyte clear to all of you? Okay, let us take example further.
अभी बता देंगे आपको कि कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेट ए बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो लिखें अ कंप्लीटली आयोनाइज्ड, a completely ionized a completely ionized electrolyte is called strong electrolyte. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप सॉल्यूशन स्टडी करें तो सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा आपको? you will have you will have ions only ions, no unionized, no unionized electrolyte, we have only ions. So which electrolyte will make or will form equilibrium in solution? Which electrolyte, strong or weak? weak, Weak electrolyte, बिल्कुल ठीक आंसर है। You can note down this. Equilibrium will be formed in solution by weak electrolyte, by weak electrolyte, by weak electrolyte, not by strong electrolyte. अभी थोड़ा और जरूरत है वीक और स्ट्रॉन्ग को क्लियर करने की। देखो, मेरे पास मेरे पास एक सॉल्यूशन है H3PO4 का, और इस सॉल्यूशन के अंदर लेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 2.0 m, और दूसरा मेरे पास है HCl सॉल्यूशन, इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन है से 1.0 m। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। आप बताएं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन? बहुत ही आसान प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन? ऑप्शन है H3PO4 और HCl, विच इज स्ट्रॉन्गर?
प्रॉब्लम समझ में आई आप सबको? HCl सर। एस सी एल? क्यों आपको शाश्वत एस सी एल लगा बेटा? हाँ देखो, बिल्कुल सही बात है आपकी, सही रीजन बताया। देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे स्ट्रांग और वीक वर्ड में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इसका स्ट्रांग और वीक से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट प्लीज नोट डाउन, द H plus ion concentration does not tell us about strong or weak electrolyte. However, it may be connected indirectly, but it does not tell us anything directly about a strong or weak electrolyte. What I am saying is this, इसको एक कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे पहले। वो ये कि मान लीजिए कि आप बहुत रिच हैं और आपका बैंक बैलेंस है ₹10 लाख। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा बैंक बैलेंस है ₹10,000। सिंपल बिल्कुल। आपका 10 लाख बैंक बैलेंस है और आपने उसमें मान लीजिए डोनेट कर दिए, आपने डोनेशन कर दिया से 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का डोनेशन कर दिया आपने, और मैंने डोनेशन किया 8,000 रुपीज का। बताइए हम दोनों में से बेटर डोनर कौन? बेटर डोनर कौन? बी सर। कैसे? सो बी करेक्ट आंसर है। थिंक विद रिस्पेक्ट टू 10। ए केवल 10% अमाउंट ही डोनेट कर रहा है। आउट ऑफ 10 लाख 1 लाख डोनेट कर दिया तो केवल 10% ही तो डोनेट किया। बट आउट ऑफ 10,000 8,000 डोनेट कर दिया तो 80% डोनेट कर दिया। बेटर डोनर कौन? बी। ठीक। मैं आपको इस सिंपल एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि टोटल अमाउंट किसने ज्यादा डोनेट की, इससे क्या आपको बेटर डोनर पता लगेगा?
बेटर डोनर वो होगा जो परसेंट वाइज ज्यादा डोनेट करेगा। लाइकवाइज लाइकवाइज ज्यादा H प्लस आयन कौन दे रहा है, क्या इससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है? तो थोड़ा मैं यहाँ पे क्लैरिटी कर दूं डेफिनेशन की। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ कंप्लीटली आयनाइज। कंप्लीटली मतलब 100%, और पार्शियली मतलब 100% के अलावा कुछ भी, मे बी 40, मे बी 50, मे बी 60। सो व्हाट डिड आई टॉक इज परसेंट, इज परसेंट, प्लीज ध्यान देना। मैंने ये नहीं कहा कि कोई मोर आयन देगा कोई लेस आयन देगा। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोर और लेस नंबर ऑफ आयंस is not the definition of weak electrolyte, weak or strong. वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गरीबी और अमीरी बिल्कुल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट अमीरी और गरीबी नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उसका नेचर है, उसका नेचर है। प्लीज ध्यान देना, weak and strong words are connected to the nature। टर्म क्लियर हो गए आप सबको? पूरा चैप्टर इसी के अबाउट घूमना है आगे। इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही बनाना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक एग्जाम्पल से अब मैं क्लैरिफाई करता हूं और बेटर। देखो, जैसे HF वीक एसिड होता है, HCl, HBr, HI, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में रखा जाता है। HF वीक एसिड और HCl, HBr, HI ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। सॉरी। मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास HF का एक्वस सॉल्यूशन है, मेरे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मेरे पास HBr का एक्वस सॉल्यूशन है और HI का भी एक्वस सॉल्यूशन है, बताइए इनमें से किस सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम मिलेगा
इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? अच्छा। ए सर वीक एसिड। तो आंसर है ओनली वीक एसिड इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ओनली वीक एसिड। तो एच एफ, इस तरह का इक्विलिब्रियम आप बना सकते हैं। मतलब ये कि अगर एच एफ के सॉल्यूशन को स्टडी करें, अगर एच एफ का सॉल्यूशन स्टडी करें तो एच एफ अनआयनाइज्ड भी मिलेगा, एच प्लस आयन भी मिलेगा, एफ माइनस आयन भी मिलेगा। बट एस सी एल के और एच बी आर एच आई में से किसी को स्टडी करें तो क्या होगा? क्या इस केस में एच सी एल मिलेगा आपको थोड़ा बहुत अनआयनाइज्ड? नो सर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। तो इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? वीक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहली चीज तो ये आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, बिल्कुल फिट रहनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम बनाने का काम वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं वो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, जो आपके सिलेबस में है, जेई और नीट लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये नेचर से कनेक्टेड है। नेचर मतलब आपको उसकी करेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, कंसंट्रेशन देख के नहीं बता सकते। तो एसिड की मैं बात करूं पहले तो एच एफ वीक है। मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। एच एफ, एच एन ओ टू, फॉस्फोरस के एसिड, सॉरी, फॉस्फोरस के एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, H2CO3, H2SO3, all organic acids, then H2CO3, H2SO3, HCN, these are weak acid जिन पे frequently questions आते रहते हैं। और भी होते हैं, वो क्वेश्चन से पता लग जाएगा, बट ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रहे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एच सी एल, एच बी आर, एच आई तो अभी अभी आपने लिखे बेटा। एच एन ओ थ्री, H2SO4, HClO4, HiO4,
तो ये कुछ स्ट्रांग है, काफी है, ये यूज होते रहते हैं बार बार। वीक बेस कौन? वीक बेस, तो जैसे अमोनिया वीक बेस है, ये यूज होगा फ्रीक्वेंटली। या इसका एक्वस सॉल्यूशन NH4OH। और डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड। डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कौन? तो एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक एलिमेंट, LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड सो ऑन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम पढ़ के धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी तरीका बताऊंगा कैसे पहचान लेंगे प्रॉब्लम देख के। इतना लिख लिया सबने? ओके। तो अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो केवल एक ही टर्म था। वो किसके बारे में था बेटा? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्लियर हो गया आप सबको इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? चलो बहुत बढ़िया। देखो किसी को समझ में ना आया हो अभी क्वेश्चन पूछ लो बेटा, अभी पूछ लो किसी को अगर समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो पूछ लो। गुड। अगला देखो, नेक्स्ट लिखो। अब एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले लेता हूं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आप मुझे बताओ वाटर के अंदर क्या मिलेगा? वाटर के अंदर क्या मिलता है हमें? कंसीडर अ सैंपल ऑफ वाटर। क्या मिलता है? तो रियलिटी है क्या? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर के अंदर अगर आप देखें तो H+ आयन और OH आयन आपको मिलेंगे, ऐसा अब तक आप पढ़ते आए हैं।
बट रियलिटी ये है कि अगर आप देखें कि अमाउंट रिलेटिवली क्या है, तो H प्लस आयन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। फिर भी किस फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस होता है, किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है, तो देखो H प्लस आयन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। ये H2O से कनेक्टेड या सराउंडेड होता है, कभी एक H2O से, कभी दो H2O से, कभी 3H2O से, और भी कई। एक H2O से सराउंडेड को हम कॉम्बिनेशन को लिखते हैं H3O प्लस। अगर दो H2O से सराउंडेड हो जाए तो कॉम्बिनेशन को लिखते हैं H5O2 प्लस। अगर तीन H2O से सराउंडेड हो जाए तो कॉम्बिनेशन को क्या लिखते हैं, H7O2 प्लस। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी आयन मिलते हैं, H7O3, सॉरी O3। तो अगर प्रॉब्लम में पूछा जाए कि H2O के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कैटायन प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे H प्लस होता है, H3O प्लस भी होता है, H5O2 प्लस भी मिलता है, H7O3 प्लस भी मिलता है। अगला क्या मिलेगा बताओ? H9O4 plus. H9O4 प्लस, बिल्कुल ठीक आंसर दिया तुषार ने, H9O4 प्लस। शाश्वत ने भी ठीक दिया। सभी को समझ में आ गया? अगला H9O4 होगा। तो इस तरह के आयन आप बना सकते हैं। लाइकवाइज एनायन में क्या मिलेगा, जरा एनायन में देख लें। एनायन में क्या मिलेगा? तो OH आयन, OH आयन एक H2O से सराउंडेड हो, क्लोज्ड हो, दो H2O के क्लोज्ड हो, तीन H2O के क्लोज्ड हो। करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएंगे ये क्या बनेगा? H3O2 H3O2 minus माइनस। ये क्या बनेगा? H5O3 O3 minus. माइनस। ये क्या हो जाएगा? H7 H7O4 O4 माइनस। आया समझ में सबको?
ये सब आपको मिलेंगे वाटर के अंदर। बट ये जितने भी आगे हम लिखते हैं, इन सब की अमाउंट बहुत ही स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल। बट ये सारे आयंस मिलते हैं। इसलिए आगे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए हम केवल इस आयन को लिखेंगे। OH में तो केवल OH माइनस ही लिखा जाता है, और H प्लस में इन दोनों का यूज करेंगे, या तो H प्लस या H3O प्लस, इन दोनों का, दोनों यूज होंगे। ये दोनों सेम ही है। अब अगर वाटर को स्टडी करें आप 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैं चीजें फिक्स कर रहा हूं। अगर वाटर को स्टडी करें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जब तक कुछ ना कहा जाए आपको ये टेम्परेचर मान लेना है। अगर कोई टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो ये मान लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को स्टडी करें तो क्या मिला? इसके अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिला 10 की पावर -7 m। OH आयन कंसंट्रेशन मिला 10 की पावर -7 m। ये डाटा कैसे निकाले गए? फ्रॉम द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास कराई गई। करंट पास करके हम आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। करंट के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो आयन के कंसंट्रेशन के बारे में हम बता सकते हैं। वो कैसे? वो 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। बट करंट की स्टडी करके हम आयन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में करंट कैरियर्स कौन होते हैं? सॉल्यूशन में करंट कैरियर्स होते हैं आयंस। सॉल्यूशन में करंट फ्लो करती है आयंस की वजह से। तो करंट के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो आयन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर को स्टडी किया, करंट पास कराई और पाया कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या होना चाहिए? 10 की पावर -7 m। OH आयन 10 की पावर -7 m। आगे समझ में? ये फैक्ट मैंने कहां से लिखा? 10 की पावर -7 m। ठीक है, तो अब आपको इसका यूज करना है 10 की पावर -7 m का। वाटर का आयनाइजेशन लिखें
एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब साफ है आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इसको KW से डिनोट करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी बताओ? इट विल बी 10 की पावर -14 at 25 डिग्री सेल्सियस। Ionic product means product of the concentration of ions. KW, W for water. क्या आयनिक प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? इज इट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? No, sir. आंसर है नो। अगर कोई कहे कि वाटर के आयनाइजेशन से जो इक्विलिब्रियम बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट। और यहां कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एक्टिविटीज कंसंट्रेशन ही हो जाएंगी ना, गैस तो है नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ में आ गया सबको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ओके। अब देखो, ध्यान दो। अब अगर इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, बताओ अगर मैं ये कहूं अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O। अब यहां पे डिसोसिएशन की जगह हम वर्ड यूज करेंगे आयनाइजेशन। है डिसोसिएशन ही, पर आयन बन रहे हैं, इसलिए बेटर वर्ड कौन सा है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अल्फा के टर्म्स में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिख सकते हो।
मैंने लिखने का तरीका बताया था पिछली क्लास में ही। तो देखो, ओ एच आयन का कॉफिशिएंट 1, H2O का कॉफिशिएंट 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू सी अल्फा। तो ये होगा सी अल्फा, ये होगा सी अल्फा, ये बचेगा C1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। क्या ये लाइन लिखना समझ में आ गया सबको, पिछली क्लास से कनेक्ट करके? Yes. ओके, तो क्या वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। आ गया समझ में सबको? अब पहले तो C की वैल्यू निकालें। वाटर के लिए C कितना होता है? C की वैल्यू क्या होती है? फाइंड C। C कितना होता है वाटर के लिए? तो आप मुझे बताओ, 1 लीटर वाटर मतलब 1 kg वाटर। वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होती है ना। क्या हम ये लिख सकते हैं? तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा C इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 55.56 बाई वॉल्यूम। H2O को ही सॉल्यूट मानना है, H2O को ही सॉल्वेंट भी मानना है।
तो ये आ गया कंसंट्रेशन। अब बैक जाते हैं, यहां देखो H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, ठीक है ना। तो अगली पॉइंट पे मैं निकालने जा रहा हूं अल्फा। आपको मालूम है H+ आयन कंसंट्रेशन ये होता है 10⁻⁷m एट 298 केल्विन। तो C अल्फा इक्वल टू 10⁻⁷, अल्फा इक्वल टू 10⁻⁷ बाई C, 10⁻⁷ बाई 55.56। सॉल्व करो। वन पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁹। हाँ ठीक आया बिल्कुल, 1.8 आता है नियरली। 1.8 इंटू 10⁻⁹। ध्यान देना, दिस इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहां पे। ओके, और अब निकालेंगे एक और प्रॉपर्टी, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये जो अल्फा है नीचे, इसको तो 1 ही मान लें, ज्यादा अच्छा है। 1 माइनस अल्फा को, सॉरी, अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेने में कोई बुराई नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा इज क्वाइट स्मॉलर एज कंपेयर टू 1। भाई 1 में से 10⁻⁹ का ऑर्डर माइनस करो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो निकालो जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई। तुषार, अभी तुम फिर गलती कर गए, इतनी देर से जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम वो सारा भूल गए। तुषार गुप्ता, ये है करेक्ट आंसर। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पे।
तो वाटर से रिलेटेड सारे डाटा आपको समझ में आ गए। सी कैसे निकालेंगे, एल्फा कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट। मैंने अभी 4 टर्म की बात की है कनेक्टेड टू वाटर। आई रिपीट, के डब्ल्यू, के इक्विलिब्रियम, सी एल्फा, and all are at 298 Kelvin. क्योंकि वाटर सभी जगह एज सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं हम। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सभी को? देखो अगले टर्म पे मैं पहुंच रहा हूं, इससे पहले पूछ लो अगर किसी को कुछ भी पूछना हो। H2O में कोई लाइन आपको क्लियर ना हुई हो, पूछ लो। सर इस पे सी क्या लिया था? इसमें सी क्या लिया था? कंसंट्रेशन। सी बेटा कंसंट्रेशन है वाटर का। ये देखो, सी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोल पर लीटर। ओके सर, थैंक यू। सी कंसंट्रेशन है टाइम t0 पे जो हमने लिया था। यहाँ सॉल्यूशन है इसलिए एक्टिविटी डायरेक्ट कंसंट्रेशन में लेना है। ओके नेक्स्ट देखो। अब मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका आगे फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, स्मॉल पी कैपिटल एच। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ
एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, एक्टिविटी for dilute solution, for dilute solution आप जानते हैं एक्टिविटी को किसके बराबर लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन के, क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH की जगह अगर आप POH लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। OH आयन की एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे तो बाद में जाएंगे, एक पॉइंट की क्लैरिटी कर दूं मैं आपको। पहले तो डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज पीएच। क्या लैंग्वेज में क्या लिखोगे? यही लिखना है जो मैथमेटिक्स है। क्या लिखोगे? pH value is defined as the pH value is defined as the negative logarithm of negative logarithm of activity of H plus ion, negative logarithm of activity of H plus ion लिख ली सबने डेफिनेशन? अच्छा बेटा ले लो। यही पेज देखना है। बेटा सफिशिएंट टाइम होता है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लिखते, ऐसा होता नहीं है। चल चलो ठीक है, दाएं बाएं नहीं देखा करो बेटा, जब लिखते हैं उस वक्त लिखा करो,
जब समझाते हैं उस वक्त छोड़ दो, पर बाकी टाइम लिखा करो। ये तो मैथमेटिक्स लिख रहे हैं मेनली, हम थोड़ी ही कोई लैंग्वेज लिखे जा रहे हैं कि बहुत टाइम लगता है। वो कई बच्चों की हैबिट में होता है, वो गैप करके लिखते हैं। पहले जब लिखने का टाइम देते हैं तब वो दर्शन करते हैं, फिर जब मैं अगला लिखता हूँ फिर उन्हें पिछला लिखने की सूझती है। तो ये गैप रहता है कई बच्चों के लिखने में। चलो ठीक है। मैं यहाँ पे बताने जा रहा था बेटा आपको कि पी मैथमेटिक्स, पी क्यों आया, नेगेटिव लॉग क्यों आया। पी के पीछे कोई साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है। पी का मतलब सिंपली आपको ये लेना है, नेगेटिव लॉग। ये मीनिंग आपको लेनी है बस। क्यों, अभी आपको बताता हूं मैं। आप मुझे बताओ, मैथमेटिक्स लॉग 10 की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? -x। माइनस एक्स लॉग 10 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं कहूं माइनस लॉग 10 की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? x। इट विल बी एक्स। होगी कि नहीं? अब मुझे प्रैक्टिकली एक चीज बताओ, वाटर के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 मिला। अगर मैंने इसको H प्लस की जगह pH में बदल दिया, बाई फॉर्मूला, बाई मैथमेटिक्स, P की जगह माइनस लॉग लगा दिया, तो pH कितना आ गया बताओ? माइनस लॉग 10 की पावर माइनस एक्स, 7 एक्स सर। होता है तो क्या आ गया? 7। अब एक छोटी सी बात आप बताएं, 7 याद रखना आसान है या 10 की पावर -7? 7 याद रखना इजियर है या 10 की पावर -7? 7। तो 10 की पावर -7 को 7 बनाने के लिए इस मैथमेटिक्स की हेल्प ली गई। किसी भी पावर को नंबर बनाना हो, 10 की पावर को, तो मैथमेटिक्स में एक ही टर्म है, वो क्या है? लॉग। आ गया समझ में? तो कोई आपसे कहे कि पीएच वैल्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, तो आप क्या कहोगे? ड्यू टू साइंस और ड्यू टू मैथ। तो टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशंस, pH value concept has been introduced to simplify the concentration values. ठीक है, तो चलो इतना रहने देते हैं, अभी आगे इसको डिटेल लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जिट कर गए हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा। अभी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाएंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, हो सकता है मुझे सिम्टम्स हो, आप लोगों को समस्या हो जाए, क्या पता।
तो अभी ऑनलाइन ही चलेगी बेटा, है? तब तक मैं इंफॉर्मेशन ना दूं, कम से कम 1 वीक। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।